वेदांत परिभाषा, वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर 102 पूर्व पक्षी शंका कर रहा है क्या कि ननु एवं यत्र जपा कुसुमं द्रव्यांतर व्यवधानात् असन्निकृष्टं तत्र लौहित्य प्रतीत्या प्रातिभासिक लौहित्यम स्वीक्रियताम इति चेत न। क्यों? इष्टत्वात्। ठीक, तो बात यह चल रही है कि जहां पर अधिष्ठान और आरोप्य का सानिध्य होता है वहां पर उस अधिष्ठान में उस आरोपित पदार्थ की अनिर्वचनीय उत्पत्ति वेदांत मत में नहीं मानते हैं। वहां पर अन्यथा ख्याति बताया जाती है, अन्यथा ख्याति से काम चलाया जाता है कि नहीं। और जहां पर अधिष्ठान आरोप्य का सानिध्य नहीं है, सन्निकर्ष नहीं है, वहां पर तो उस अधिष्ठान में प्रतीत होने वाला जो अनिर्वचनीय अर्थात प्रातिभासिक पदार्थ उसकी अनिर्वचनीय उत्पत्ति मानते हैं। जैसे शुक्ति के ऊपर रजत की अनिर्वचनीय उत्पत्ति होती है, किंतु रजत में जो ईदनता प्रतीत हो रही है, क्यों उस रजत में जो प्रतीति काल में पारमार्थिकत्व प्रतीत हो रहा है कि सच्चा रजत है करके, व्यवहारिक रजत है करके, ऐसी प्रतीति हो रही है। अर्थात उस प्रातिभासिक रजत में पारमार्थिकत्व की प्रतीति, पारमार्थिकत्व धर्म उस रजत में अनिर्वचनीय उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि वह पारमार्थिकत्व अर्थात व्यवहारिकत्व धर्म, लौकिक पारमार्थिकत्व उसको कह सकते हैं, व्यवहारिकत्व धर्म वो कहाँ है? अधिष्ठान शुक्ति में है, वहां का धर्म दिखाई दे रहा है किसमें? रजत में। तो अन्यथा कहती हुई अनिर्वचनीय उत्पत्ति उसकी मानने की जरूरत नहीं, ये कल बात हो गई। और इसके लिए दृष्टांत एक दिया था कि जैसे जपा कुसुम की लालिमा स्फटिक में प्रतीत होती है, उस स्फटिक में अनिर्वचनीय लालिमा की उत्पत्ति नहीं मानते, क्योंकि स्फटिक में आरोपित जो लालिमा उसका अधिष्ठान स्फटिक, स्फटिक और लालिमा इनका सानिध्य है, वहीं पर उसके नीचे क्या जपा कुसुम रखा है। अतः उसका और स्फटिक का सानिध्य होने के कारण उस जपा कुसुम में, उस स्फटिक में जपा कुसुम की लालिमा दिखती है, अन्यथा ख्याति, अनिर्वचनीय ख्याति वहां पर मानने की जरूरत नहीं। ये बात कही, किंतु अब पूर्व पक्षी उस पर शंका कर रहा है, उस बात पर कि समझ लीजिए अधिष्ठान और आरोप्य इनका सन्निकर्षत है, किंतु किंचित थोड़ा सा व्यवधान है, और इंद्रिय का सन्निकर्ष दोनों के साथ है, अधिष्ठान के साथ भी है और आरोपित के साथ भी है, किंतु अधिष्ठान आरोप्य में किंचित व्यवधान है। ऐसे स्थल पर तुम अन्यथा ख्याति मानोगे कि अनिर्वचनीय ख्याति मानोगे? ये प्रश्न है। पंक्ति देखिए, एवं ननु एवं यत्र जपा कुसुमम, जहां जपा कुसुम का फूल पुष्प रखा है और द्रव्यांतर व्यवधानात् असन्निकृष्टम, स्फटिक भी है वहां पर, किंतु स्फटिक और जपा कुसुम दोनों के बीच में कुछ व्यवधान आ गया, हस्त का या कागज का या और किसी चीज का क्या आ गया? व्यवधान। किन दोनों के बीच में? जपा कुसुम और स्फटिक के बीच में क्या आया? व्यवधान आ गया, बीच में प्रतिबंध आ गया, दोनों में थोड़ा अंतर रहा। ऐसे समय पर किंतु चक्षु के द्वारा, चक्षु का संबंध स्फटिक के साथ भी है, चक्षु का संबंध जपा कुसुम के साथ भी है, और उस जपा कुसुम और स्फटिक दोनों में बीच में क्या है? व्यवधान है। किंतु किसी कारण से उस स्फटिक में लालिमा, रक्तता दिखाई दे रही है, तो ऐसे समय पर उस स्फटिक में उस रक्तता की अर्थात लालिमा की उत्पत्ति अनिर्वचनीय मानोगे कि अन्यथा ख्याति मानोगे? तो वहां पर कह रहे सिद्धांति कहते क्या? वहां पर अनिर्वचनीय लालिमा उत्पन्न होती है, क्योंकि सन्निकर्ष नहीं रहा, बीच में व्यवधान रहा। ठीक है, तो वही पंक्ति देखिए, ननु एवं यत्र जपा कुसुमम द्रव्यांतर व्यवधानात्, अन्य किसी द्रव्य का क्या हुआ? बीच में व्यवधान हुआ, हस्त का, कागज का, चाहे किसी चीज का व्यवधानात् असन्निकृष्टम, तो असन्निकृष्ट हो गया। फिर वो जपा कुसुम और स्फटिक बीच में कुछ व्यवधान आ गया, तो असन्निकृष्टम तत्र,
उस समय उस स्फटिक में लौहित्य प्रतीत्या, लौहित्य की प्रतीति किसी कारण आ रही है स्फटिक में, है ना, तो लौहित्य प्रतीत्या प्रातिभाषिक लौहित्यम स्वीक्रियता, फिर वहां पर आप पूर्व पक्षी कह रहा है सिद्धांतियों को, ऐसे स्थल पर आप उस स्फटिक में प्रातिभाषिक लौहित्य का स्वीकार कीजिए। अनिर्वचनीय, प्रातिभाषिक मतलब अनिर्वचनीय रक्तता, लौहित्य, लालिमा उत्पन्न होती है ऐसा मानिए। क्यों? कि वहां पर सन्निकर्ष नहीं है, व्यवधान है थोड़ा सा, इसलिए, है कि नहीं? ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। अर्थात वहां पर अन्यथा ख्याति मत मानिए, अनिर्वचनीय प्रातिभाषिक लालिमा उत्पन्न होती है ऐसा मानिए। ये कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तो प्रातिभाषिक लौहित्यम स्वीक्रियताम इति चेत, सिद्धांति करे पूर्व पक्षी को ऐसा यदि तुम बोलते हो तो मत बोलो। क्यों? इष्टत्वात्, वो हमारी इष्ट ही है। इष्ट मतलब क्या? ऐसे स्थल पर हम उस लालिमा की अनिर्वचनीय उत्पत्ति मानते ही है, वहां पर हम अन्यथा ख्याति नहीं कहेंगे। क्यों? तो स्फटिक और जपा कुसुम अधिष्ठान और आरोपित होने वाला पदार्थ, इन दोनों के बीच में क्या आया? व्यवधान आया, इसलिए वहां पर अनिर्वचनीय मानते ही है, वहां पर हमको अन्यथा ख्याति मानने की जरूरत नहीं है। ये उत्तर दिया। देखिए फिर से, ननो एवं यत्र जपा कुसुम, कुसुमम, कुसुम मतलब पुष्प, द्रव्यांतर व्यवधानात् असन्निकृष्टम तत्र लौहित्य प्रतीत्या। लौहित्य प्रतीत्या मतलब क्या? उस पर एक वाक्य लिखिए। लौहित्य प्रतीत्या बराबर अरुणः स्फटिकः, अरुणः स्फटिकः इति प्रत्यक्ष प्रतीतेः उदयात्, इति प्रत्यक्ष प्रतीतेः उदयात्। प्रत्यक्ष प्रतीति उदय हो गया। देखो भाई, तो प्रत्यक्ष प्रतीति होती है, अरुणः स्फटिक, लाल स्फटिक है करके प्रत्यक्ष प्रतीति का उदय होता है। तो प्रतीत्या प्रातिभाषिक लौहित्यम स्वीक्रियताम, क्यों स्वीकार करें? तो स्वीक्रियताम के ऊपर एक वाक्य, प्रत्यक्षस्य, प्रत्यक्षस्य वर्तमान विषयकत्व नियमात्, प्रत्यक्षस्य वर्तमान विषयकत्व नियमात् तत्र प्रातिभाषिक लौहित्य उत्पत्तेः, तत्र प्रातिभाषिक लौहित्य उत्पत्तेः आपत्तिः इति भावः। इति भाव हो गया। अर्थ देखिए भाई, तो स्वीक्रियता पूर्व पक्षी कर रहा है, स्वीकार करो। क्यों? इसलिए कि वहां पर ज्ञान प्रत्यक्ष हो रहा है, और प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए नियम होता है क्या? प्रत्यक्षस्य वर्तमान विषयकत्व नियमात्। प्रत्यक्ष वहां पर ही होता है जहां पर विषय सामने वर्तमान काल में रहता है। विषयगत प्रत्यक्ष के बारे में वर्तमान पद भी दिया था कि नहीं? हाँ, अबाधितत्व सति, वर्तमानत्व सति आदि करके, ठीक है ना। तो प्रत्यक्षस्य वर्तमान विषयकत्व नियमात्, इसलिए तत्र प्रातिभाषिक लौहित्य उत्पत्ति, प्रातिभाषिक लौहित्य की उत्पत्ति की आपत्ति है, प्राप्ति है, ऐसा पूर्व पक्षी बोल रहा है। स्वीक्रियताम इति चेत, उत्तर दे रहे न, न मतलब इष्टापत्ति, हमको इस रूप से परिहार कर रहे, कैसा मत बोलो। क्यों? इष्टत्वात्, वो हमारे लिए इष्ट ही है, मतलब वहां पर हम अनिर्वचनीय लौहित्य की उत्पत्ति मानते ही है। इष्टत्वात् पद आया है, उस पर एक वाक्य, तत्र लौहित्य उत्पत्तेः, तत्र लौहित्य उत्पत्तेः इष्टत्वात्,
इष्टत्वात्। इष्ट प्रसंजनम एव कृतम, इष्ट प्रसंजनम एव कृतम, अर्धविराम, न अनिष्ट प्रसंजनम, न अनिष्ट प्रसंजनम इति न कोपि दोषः इति भावः। इति न कोपि दोषः, न कोपि दोषः इति भावः। ठीक, देखो भैया, वहां पर लवित्य की उत्पत्ति हमारे लिए इष्ट ही है, तो पूर्व पक्षी ने हमारे लिए क्या कर दिया? इष्ट प्रसंजनम एवं कृतम, इष्ट की प्राप्ति करा दिया। न अनिष्ट प्रसंजनम, हमारे लिए कोई अनिष्ट की प्राप्ति नहीं की। इति न कोपी दोष, इसलिए कोई दोष नहीं है। ये बात हो गई। आगे चलिए। यहाँ पे स्फटिक तो शुद्ध है, उसमें कोई लालत्व नहीं है, तो व्यवधान न रहने पर भी शुद्ध है और कुछ व्यवधान आने पर भी शुद्ध है। तो एक बार उसको हम प्रातिभाषिक अनिर्वचनीय मान लो स्फटिक में लालत्व को। हाँ, तो क्यों? सानिध्य जहाँ है तो वहां पर अन्यथा कहती, सानिध्य नहीं है किसका? जपा कुसुम का, तब अनिर्वचनीय, क्योंकि सानिध्य नहीं है तो उसमें लालिमा कहाँ से आई? शुक्ति के ऊपर रजत है ही नहीं है ना, है कि नहीं? तो रजत पास में भी पड़ा हुआ नहीं है और रजत है भी नहीं वहां पर, इसीलिए रजत की उत्पत्ति अनिर्वचनीय है। उस प्रकार लालिमा का संबंध न होने के कारण अनिर्वचनीय लालिमा उत्पन्न हो गई, ये कहना। आगे चलिए। आगे, एवं प्रत्यक्ष भ्रमांतरेषु अपि, यही है ना 105 पर। एवं प्रत्यक्ष भ्रमांतरेषु अपि प्रत्यक्ष सामान्य लक्षणानुगम, अर्धविराम, यथार्थ प्रत्यक्ष लक्षण असद्भाव च दर्शनीय। उपसंहार करते जा रहे अभी। एवं, एवं पद आया कि नहीं? तो एवं का अर्थ है उक्त रीत्या, अभी तक कहे हुए रीति के अनुसार। एवं मतलब उक्त रीत्या। अभी पंक्ति क्यों आ रही है? इसके अवतरणिका के रूप में एक वाक्य, प्रत्यक्ष सामान्य लक्षणम, प्रत्यक्ष सामान्य लक्षणम बराबर चित्वम, बराबर चित्वम। ठीक, कौंस में लिखिए पेज नंबर 76, 76 कौंस बंद। अर्धविराम। आगे, प्रत्यक्ष प्रमा लक्षणम च, प्रत्यक्ष प्रमा लक्षणम च निरूप्य, निरूप्य प्रत्यक्ष भ्रमांतरे, प्रत्यक्ष भ्रमांतरे तद अतिदिशति, तद अतिदिशति एवं इति। अर्थ देखिए भाई, तो प्रत्यक्ष का सामान्य लक्षण किया, और प्रत्यक्ष का सामान्य लक्षण क्या बताया था? चित्व, चैतन्य ही सामान्य लक्षण है। पेज नंबर 76 पर बात हो चुकी है। और प्रत्यक्ष प्रमा का भी लक्षण किया, निरूपण करके। अब वह जो प्रत्यक्ष सामान्य लक्षण है उसको, वो जैसा शुक्ति रजत के ऊपर भी है, इदम रजतम, यहाँ पर भी चित्व रूप प्रत्यक्ष का सामान्य लक्षण है, चित्व चैतन्य ही हुआ। उसी प्रकार अन्य प्रत्यक्ष ब्रह्म में भी वो लक्षण है, इस बात को कह रहे हैं अतिदिशति। उस लक्षण को अन्य भ्रमों में भी ले जा रहे हैं, क्योंकि सामान्य प्रत्यक्ष का सामान्य लक्षण सब जगह है, चाहे वो प्रमा प्रत्यक्ष हो चाहे भ्रम प्रत्यक्ष हो,
सामान्य होने के कारण। वही कह रहे एवं प्रत्यक्ष भ्रमांतरेषु अपि, भ्रमांतरेषु, भ्रमांतरेषु मतलब अन्य भ्रमों में, उदाहरण पीतः शंकः, भ्रमांतरेषु ऐसा पद आया कि नहीं? अन्य भ्रम कौन, उदाहरण के रूप में लिख के रखिए, पीतः शंकः, अर्धविराम, तिक्तः गुडः, तिक्तः गुडः इत्यादि भ्रमे। ठीक है, पीला शंक है, कभी कभी गुड़ खाया, गुड़ तो मीठा होता है, लगा तीखा, कोई दोष होने के कारण, तो भ्रम ही है, किंतु उसमें भी प्रत्यक्ष का सामान्य लक्षण चित्व वहां पर भी है, ये बात। एवं प्रत्यक्ष भ्रमांतरेषु अपि प्रत्यक्ष सामान्य लक्षण लक्षण अनुगम, अनुगम, अनुगम शब्द का अर्थ लिखिए अनुवृत्ति, अनुस्यूतता, अनुगम, अनुवृत्ति, अनुस्यूतता। ठीक है, चलिए भाई। तो प्रत्यक्ष का सामान्य लक्षण सभी जगह विद्यमान है, ये कहने का मतलब हुआ। ठीक है, अनुगम। फिर आगे यथार्थ प्रत्यक्ष लक्षणा असद्भाव, किंतु भ्रमों में प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण नहीं है कि नहीं? प्रत्यक्ष सामान्य लक्षण जो चित्व वो सब जगह है, किंतु प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण भ्रमों में नहीं है, क्योंकि वो प्रमा का लक्षण है, यथार्थ ज्ञान का लक्षण है, प्रमाणजन्य ज्ञान का लक्षण है। और उस लक्षण को बनाते समय अबाधित पद दिया था, कहा था कि नहीं, प्रमाण चैतन्यस्य अबाधित योग्य वर्तमान विषय चैतन्याभिन्नत्वम, ऐसा लक्षण किया था कि नहीं? क्यों उल्टा बोलिए, क्या? अबाधित योग्य वर्तमान विषयावच्छिन्न चैतन्याभिन्नम प्रमाण चैतन्य, ये प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण किया था। वो लक्षण भ्रमों में नहीं जाएगा, क्यों कि वहां पर पद दिया है क्या? अबाधित। तो घट में तो घट ज्ञान में तो लक्षण जाएगा, क्योंकि घट ज्ञान का विषय घट अबाधित है, ठीक है ना? किंतु भ्रम ज्ञान में ये लक्षण नहीं जाएगा, प्रमा का लक्षण। ठीक है, तो वही कह रहे हैं यथार्थ प्रत्यक्ष लक्षण मतलब प्रमा लक्षण, असद्भाव, उस लक्षण का असद्भाव, अविद्यमानता है भ्रमों में, ऐसा समझना चाहिए। तो यथार्थ प्रत्यक्ष लक्षण असद्भाव च दर्शनीय, ज्ञातव्य, समझना चाहिए। लग गया अर्थ जी? चलिए आगे। आगे उक्तम प्रत्यक्षम प्रकारांतरेण द्विधा, मिला जी? तो उत्तम प्रत्यक्ष में जो पंक्ति आ रही है उसके पूर्व में एक वाक्य, प्रकार द्वयेन, प्रकार द्वयेन पुनः प्रत्यक्ष ज्ञानम विभजते। प्रकार द्वयेन पुनः प्रत्यक्ष ज्ञानम विभजते, उत्तम इति। ठीक है, अब पुनः प्रत्यक्ष ज्ञान का दो रूप से, दो प्रकार से विभाग कर रहे हैं उत्तम इति से। ठीक है, पहले किया था कि नहीं, जैसे ईश्वर साक्षी, जीव साक्षी, और प्रत्यक्ष में भी भेद किए थे, सविकल्पक, निर्विकल्पक आदि करके अन्य अन्य प्रकार से भेद किया है, पुनः सामान्य लक्षण, चित्व वगैरह। अब उस प्रत्यक्ष ज्ञान का अन्य रूप से पुनः दो प्रकार कर रहे हैं। तो चलिए, उत्तम प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम शब्द आया ना, प्रत्यक्षम मतलब प्रत्यक्ष ज्ञानम, प्रत्यक्षम जो शब्द आया है उसका अर्थ प्रत्यक्ष ज्ञानम। देखो भाई, तो उत्तम प्रत्यक्षम प्रकारांतरेण द्विधम, अन्य प्रकार से पुनः वो दो प्रकार का है प्रत्यक्ष ज्ञान। कौन दो प्रकार? तो बता रहे भाई, इंद्रियजन्यम तद अजन्यम च इति, ये दो प्रकार हुए। इंद्रियजन्यम, इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान, और इंद्रिय से न उत्पन्न होने वाला प्रत्यक्ष का ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, यह अर्थ।
तो बोलेंगे भाई इंद्रियजन्यम प्रत्यक्षम, ये तो आपके यहाँ नियम है ही नहीं है, तो इंद्रियजन्यम कहाँ से लाया? ठीक है ना, क्योंकि प्रत्यक्ष का लक्षण जैसे नैयायिकों ने किया है इंद्रियजन्यत्वम प्रत्यक्षत्वम, वैसा तो आपके मत में है नहीं है। आपने तो प्रत्यक्ष की परिभाषा अलग बताई है, तो या इंद्रियजन्यता क्यों लाई? तो वहां पर जो इंद्रियजन्यम पद आया है ना, उस पर एक वाक्य लिखी है, यद्यपि इंद्रियस्य प्रत्यक्ष ज्ञानं प्रति साक्षात् न कारणत्वम्, तथापि वृत्ति उपजनन द्वारा कारणत्वम् इति बोध्यम्। ठीक है, देखो भाई, यद्यपि इंद्रियस्य प्रत्यक्ष ज्ञानं प्रति, प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए इंद्रियस्य प्रत्यक्ष ज्ञानं प्रति साक्षात न कारणत्व, इंद्रिय साक्षात कारण नहीं है प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए, तो भी वृत्ति उपजनन द्वारा, वृत्ति को उत्पन्न करने के लिए कारण है कौन? इंद्रिय। फिर इंद्रिय से, इंद्रियों के माध्यम से वृत्ति उत्पन्न हुई, फिर उस वृत्तियावचन चैतन्य का विषयावचन चैतन्य शब्दाभेद वगैरह वो प्रत्यक्ष हो जाता है, किंतु उस वृत्ति को उत्पन्न करने के लिए कारण है कौन? इंद्रिय। इसलिए इंद्रियजन्यम कहा। तथापि वृत्ति उपजनन द्वारा कारणत्वम इति बोध्यम। ठीक है, चलिए मूल में तो इंद्रियजन्यम तदजन्यम चैति, तो बोलेंगे इंद्रियजन्य कौन है, इंद्रियजन्य कौन है, सब बात बताओ करे। तत्र इंद्रिय अजन्यम सुखादि प्रत्यक्षम, मिला जी, सुखादि प्रत्यक्ष, सुख दुख इत्यादि को का जो प्रत्यक्ष है वो कैसा है? इंद्रिय अजन्य। क्या लिखा है? तत्र इंद्रिय अजन्य, इंद्रिय से उत्पन्न नहीं होता है कौन? सुखादिक का प्रत्यक्ष। तत्र इंद्रिय अजन्यम सुखादि प्रत्यक्षम, सुखादि आदि पद आया ना, आदि पद से क्या लेंगे? लिखिए आदि पदे न, आदिपदे न अंतकरण तद्धर्माणाम, अंतकरण तद्धर्माणाम प्रातिभाषिकानां च प्रत्यक्ष परिग्रह, प्रातिभाषिकानां च प्रत्यक्ष परिग्रह। ठीक है, चलो भाई, अर्थ आदिपद से क्या लिया? आदिपद से अंतकरण, अंतकरण के धर्म और प्रातिभाषिक पदार्थ रजत सर्प आदि स्वप्न पदार्थ, ये सब है कि नहीं? ये सब है। तो इन सब का प्रत्यक्ष कैसा है? इंद्रिय अजन्य। बोलेंगे भाई कैसे इंद्रिय अजन्य? मन से तो सुख दुख का प्रत्यक्ष होता है, हमने ऐसा सुना है कि नहीं? तब करे मनस इंद्रियत्व निराकरण, आगे की पंक्ति, मन इंद्रिय नहीं है। वेदांत मत में मन को इंद्रिय बहुत सारे आचार्य नहीं मानते हैं, कुछ लोग कुछ आचार्य मानते हैं। ठीक है, नैयायिक मत में तो कंपलसरी मन क्या है? इंद्रिय है। वेदांत मत में मन इंद्रिय नहीं है। यदि मन इंद्रिय रहता तब सुख दुख को भी हम कहते क्या? इंद्रियजन्य। मन यदि इंद्रिय रहता तो सुख दुख को भी क्या कहते? इंद्रियजन्य। किंतु मन इंद्रिय नहीं है, अतः सुख दुखादि इंद्रिय अजन्य है, सुख दुखा का प्रत्यक्ष। लगे पंक्ति? हाँ, मनसा इंद्रियत्व निराकरणात्। ठीक है, तो बोलेंगे ठीक है, तो इंद्रियजन्य वो कौन है? तो इंद्रियाणि, इंद्रिय कौन कौन है, कितने हैं बता रहे? इंद्रियाणि पंच, इंद्रिय कितने हैं? 5। बोलेंगे कैसा भाई, हमने तो 10 इंद्रिय सुनी है, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय आदि आदि।
तो बोलेंगे विषय यहाँ पर चल रहा है प्रत्यक्ष ज्ञान का, कर्म इंद्रिय से क्या ज्ञान थोड़ी उत्पन्न होता है, इसलिए इंद्रिय शब्द से कौन लेंगे, ज्ञानेन्द्रिय लेंगे। इसलिए इंद्रियाणि पंच, इसके ऊपर लिखिए ज्ञानेन्द्रियाणि पंच एव इत्यर्थः। ज्ञानेन्द्रियाणि पंच एव इत्यर्थः, पंच एव इत्यर्थः। पूर्ण विराम। मनसः इंद्रियत्व निराकरणात्, मनसः इंद्रियत्व निराकरणात्। ठीक है, देखो भाई ज्ञानेन्द्रियाणि पांच ही है, क्योंकि मन को इंद्रिय माना नहीं है। आगे चलिए, तो कोई मन को जोड़कर छह इंद्रिय न समझे, इसलिए लिखा इंद्रियाणि पंच। ठीक है, कौन कौन है वो, तो करे घ्राण, रसन, चक्षु, श्रोत्र, त्वगात्मकानि पंच इंद्रियाणि, पांच इंद्रिय है। घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय, श्रोत्रेन्द्रिय और त्वगिंद्रिय। आगे सर्वाणि च इंद्रियाणि स्व स्व विषय संयुक्तानि एव प्रत्यक्ष ज्ञानम जनयन्ति। सभी इंद्रिय कैसे भाई प्रत्यक्ष ज्ञान को उत्पन्न करते हैं, किंतु अपने अपने विषय के साथ संयुक्त होकर ही क्या करते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। विषय और कहीं रहेगा, इंद्रिय और कहीं रहेगा, तो उस इंद्रिय से उस विषय का प्रत्यक्ष हो नहीं सकता। तो देखिए भाई, सर्वाणि च इंद्रियाणि स्व स्व विषय संयुक्तानि एव, स्व स्व विषय संयुक्तानि आया कि नहीं, उसका अर्थ लिखिए स्व स्व विषय संबद्धानि एव। स्व स्व विषय संबद्धानि, स्व स्व विषय संबद्धानि एवं, अपने अपने विषय के साथ संबद्ध होकर ही वे सभी इंद्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान को उत्पन्न करते हैं, जनयंती। लगा इतना? आगे चलिए। तत्र घ्राण रसन त्वगिंद्रियाणि, ठीक है ना, स्वस्थान स्थितानि एव गंध रस स्पर्शोपलम्भान जनयंती। ठीक है, तत्र, तत्र पद आया, तत्र का अर्थ लिखिए पंचेन्द्रियेषु मध्ये। ठीक है, तत्र मतलब पंच इंद्रियेषु मध्ये, पांच इंद्रियों के बीच में। अब कौन सी बात बताना चाह रहे, तत्र इत्यादि पंक्ति से ग्रंथकार उस बात को बताना चाह रहे हैं, क्योंकि पीछे की पंक्ति में क्या आया कि सभी इंद्रिय अपने अपने विषयों के साथ संबद्ध होकर ही क्या करते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। मतलब इंद्रिय और विषय का संबंध होना आवश्यक है, किंतु इंद्रिय और विषय का संबंध कैसा होता है, विषय इंद्रिय की तरफ जाते हैं, इंद्रिय तक जाते हैं, कि वह इंद्रिय विषय तक जाते हैं, संबद्ध होने के लिए प्रश्न उपस्थित होगा। तो उस बात का स्पष्टीकरण करने के लिए कह रहे हैं, तो कौन सा इंद्रिय का संबंध अपने अपने विषय के साथ किस ग्रुप से होता है वो कह रहे हैं। तो तत्र उन पांच ज्ञानेन्द्रियों, पांच इंद्रियों के बीच में तीन इंद्रिय लिए, पहले घ्राण रसन त्वग, तीन इंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, त्वगेन्द्रिय। कौन कौन छोड़े, चक्षुरेन्द्रिय और श्रोत्रेन्द्रिय। ठीक है, तो घ्राण रसन त्वगेन्द्रियाणि स्वस्थान स्थितानि एव, मतलब वो कहीं जाते नहीं है, अपने स्थान में ही रहते हैं और उनके तरफ आ जाता है कौन, विषय। ठीक है, तो स्वस्थान स्थितानि एव मिला कि नहीं, तो स्वस्थान स्थितानि मतलब क्या, लिखिए उस पर एक शब्द, स्वाधिकरण स्थितानि एव, स्वाधिकरण स्थितानि एव।
स्वस्थान स्थितानि एव, अपने स्थान में स्थित रहते हुए ही क्या करते हैं? गंध रस स्पर्श उपलम्भान जनयंती। ठीक है, तो स्वस्थान स्थितानि, अपने स्थान में रह कर ही इन विषयों का प्रत्यक्ष करा देते हैं। घ्राण इंद्रिय गंध का प्रत्यक्ष करता है, रसन इंद्रिय रस का, और त्वग इंद्रिय स्पर्श का। उपलम्बान जनयंती। ठीक है, क्या पद आया? स्वस्थान स्थितानि एव, आप ये भी लिखा ना, स्वस्थान स्थितानि एव पद आया। एव पद क्या कहता है भाई? तो लिखिए एव पद के ऊपर एक वाक्य, एव कारेण, एव कारेण चक्षुरादिवत, एव कारेण चक्षुरादिवत स्वस्थान स्थितानाम येषाम, स्वस्थान स्थितानाम येषाम विषय देश गमनम, विषय देश गमनम व्यवच्छिद्यते, व्यवच्छिद्यते बराबर निराक्रियते, निराक्रियते। अर्थ देखिए भाई, एवकार क्या कहता है? जैसे चक्षुरादि, चक्षु श्रोत्र वगैरह कैसे हैं? अपने स्थान में स्थित रहते हुए भी वो स्वयं विषय की तरफ जाते हैं। कौन? चक्षु और श्रोत्र। वैसे ये नहीं करते। कौन? घ्राण रसन त्वक, या अपने अधिकरण में ही रहेंगे। जब विषय आएगा तब उसका प्रत्यक्ष करा देंगे। घ्राण इंद्रिय है कि नहीं? पुष्प, पुष्प के पास नहीं जाएगा, पुष्प इधर आएगा। तो बोले कभी कभी तो पुष्प बहुत दूर होते, 1 किलोमीटर बगीचा फूलों का, और हमको यहाँ सुगंध आता है, वो कैसा आता है? फिर क्या उत्तर है इसके लिए? वायु क्या करता है? पुष्प के परमाणु को ले आता है। गंध में क्रिया नहीं हो सकती क्योंकि गंध गुण है, किंतु गंध का आश्रय जो पुष्प के परमाणु आदि है उनको ले आता है घ्राण इंद्रिय तक। कौन? वायु। किंतु घ्राण इंद्रिय वहां तक जाता नहीं है। उसी प्रकार रसन इंद्रिय है कि नहीं? गुलाब जामुन रखे बाल्टी में और रसन इंद्रिय भी चक्षु की तरफ दौड़ने लगेगा तो सब गुलाब जामुन झूठे हो जाएंगे, किसी को खाने के काम के नहीं रहेंगे। सभी का रसन इंद्रिय चला जाएगा बाल्टी में, गड़बड़ होगी। ऐसा नहीं है, जैसे भगवान ने बराबर व्यवस्था बनाई है कि गुलाब जामुन को आना पड़ता है कहाँ पर? रसन इंद्रिय तक, तब उसका प्रत्यक्ष होता है। लगा अर्थ? हाँ, उसी प्रकार त्वग इंद्रिय भी है कि नहीं? त्वग इंद्रिय तक विषय आएगा तब वो उसका क्या करेगा? प्रत्यक्ष करेगा। लगा? चलिए, घ्राण रसन त्वगिंद्रियानि स्वस्थान स्थितानि एव, एवकार ने किसका व्यवच्छेद किया? फिर तो टिप्पणी लिख के दिया ना, एवकारेण चक्षुरादि की तरह स्वस्थान स्थितानि, अपने स्थान में रहते हुए बाहर जाते, विषय देश गमनम व्यवच्छिद्यते निराक्रियते। जैसा चक्षु अपने स्थान में रहता हुआ ही बाहर जाता है, वैसे ये घ्राण आदि इंद्रिय करते नहीं है। घ्राण रसन त्वग। ठीक है जी, चलिए। स्वस्थान स्थितानि एव गंध रस स्पर्शोपलम्भान, उपलम्भ मतलब ज्ञान, उपलम्भान ज्ञान, ज्ञानानि जनयंती, ज्ञान को उत्पन्न कर देते हैं। आगे चक्षु श्रोत्रे तो है कि नहीं? चक्षु और श्रोत्र इनके बारे में अब कह रहे हैं। क्यों अलग से कह रहे हैं इनके बारे में? तो इनमें कुछ विशेषता है। चक्षु और श्रोत्र में क्या विशेषता है भाई? तो चक्षु श्रोत्रे तो स्वतः एव विषय देशम गत्वा स्व स्व विषयम गृह्णीतः, द्विवचन है कि नहीं? चक्षु और श्रोत्र स्वतः एव स्वयं चले जाते हैं। कहाँ तक? विषय देश तक। फिर भाई विषय तक जाते हैं तो समझ लीजिए किसी का चक्षु इंद्रिय गया उस पेड़ तक, फिर लोगों ने इधर बोलना चाहिए अरे अब इसको अंधा हो गया, आंख नहीं रहा, क्योंकि इसका आंख चला गया। ऐसा होता है क्या? नहीं। फिर क्यों? कैसा जाता है इंद्रिय? तो इंद्रिय चक्षु जाता है किंतु उसमें ये सामर्थ्य है कि यहां से निकलकर पूरा चला जाता है, ऐसा नहीं, अपने स्थान में रहता हुआ चला जाता है। कौन? चक्षु इंद्रिय। वही लिखा चक्षु श्रोत्रे, दो इंद्रिय। चक्षु श्रोत्रे तो स्वतः एव विषय देशम, स्वतः एव, स्वतः एव का अर्थ लिखिए। स्वतः एव बराबर
स्वस्थान स्थिते एव, स्वस्थान स्थिते एव इत्यर्थः। अर्धविराम। तेन तेन विषय संबद्ध दशायाम, विषय संबद्ध दशायाम देहस्य न निरिंद्रियत्वापत्ति, न निरिंद्रियत्वापत्ति इति भावः। न निरिंद्रियत्वापत्ति इति भावः। ठीक है जी। देखो भाई अर्थ स्वतः एव का अर्थ कर दिया स्वस्थान स्थिति एव, अपने स्थान में स्थित रहता हुआ भी वो चला जाता है, ऐसा अर्थ। इससे लाभ क्या हुआ? तेन विषय संबद्ध दशायाम, जिस समय चक्षु का विषय के साथ संबंध होता है उस समय देह निरिंद्रिय है ऐसा नहीं कहा जाए, कहने की आपत्ति नहीं आएगी। न निरेंद्रियत्वापत्ति, देह को निरेंद्रियत्व की आपत्ति प्राप्ति नहीं होती है, ऐसा अर्थ करने से। लग गया? चलिए। चक्षुश्रोत्रे तो स्वतः एव विषय देशम गत्वा, विषय देश तक जाकर स्व विषयम गृह्णीतः, अपने विषय को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। स्व विषयम गृह्णीत। ठीक है ना जी। तो वो कैसे गृह्णीत होगा ना इतना। चलिए। चक्षुरिंद्रिय का विषय कौन? रूपादि। और श्रोत्रेंद्रिय का विषय कौन? शब्दादि। अपने अपने विषय का वो ग्रहण करते हैं। आगे चलिए। श्रोत्रस्यपि चक्षुरादिवत् परिचिन्नतया भेर्यादिदेश गमन संभवात्। ठीक है। जैसे चक्षु का गमन होता है उस प्रकार श्रोत्र इंद्रिय का भी होता है क्या? गमन। कहाँ तक? जहां शब्द है वहां तक, भेर्यादि देश तक। ठीक है। ये वेदांत मत है। नैयिक मत में ऐसा नहीं है। नैयिक मत में श्रोत्र इंद्रिय भी चक्षु की तरह विषय तक नहीं जाता है, अपितु विषय श्रोत्र इंद्रिय तक आता है। श्रोत्र इंद्रिय का गमन नहीं होता है नैयिक मत में। क्यों? श्रोत्र इंद्रिय आकाश स्वरूप है और आकाश व्यापक तत्व है, उसमें क्रिया नहीं होती है। अतः श्रोत्र इंद्रिय शब्द तक नहीं जाता है, अपितु विचित्रंग न्याय से शब्द ही आता है। कहाँ तक? श्रोत्र इंद्रिय तक। किनकी प्रक्रिया? नैयिकों की प्रक्रिया। किंतु उनका खंडन करना है। अभी क्या खंडन करना है? कि जैसा चक्षु इंद्रिय अपने स्थान में रहता हुआ विषय तक जाता है, उसी प्रकार श्रोत्र इंद्रिय भी अपने स्थान में रहता हुआ विषय देश तक जाता है। और यदि उसका गमन नहीं मानेंगे श्रोत्र इंद्रिय का तो बड़ी दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी भाई? तो बता रहे आगे। तो श्रोत्रस्य अपि, और फिर दूसरी बात, फिर नई एक शंका करेंगे कि श्रोत्र इंद्रिय का गमन मानोगे, श्रोत्र तो आकाश स्वरूप है, आकाश में तो क्रिया नहीं होती, वो कैसे? उसका भी उत्तर देंगे। तो नैयिक का भी उत्तर देंगे और गमन नहीं मानेंगे तो क्या आपत्ति आएगी उसको भी बताएंगे। अर्थात चक्षु की तरह श्रोत्र इंद्रिय का भी विषय तक गमन होता है, जाना होता है। चक्षु की तरह श्रोत्र का भी वेदांत मत में। लगा पंक्ति? तो कैसे कैसे उन सभी बातों का स्पष्टीकरण कर रहे, एक एक बात को देखिए। मिला पंक्ति? तो जी की देखिए भाई। तो श्रोत्रस्य अपि इत्यादि जो पंक्ति जो आ रही है कि नहीं, तो क्यों अलग से पंक्ति लिखनी पड़ी? श्रोत्र का भी गमन होता है करके चक्षु की तरह, तो उसका कुछ कारण है। तो श्रोत्रस्य इत्यादि पंक्ति के पूर्व में अवतरणिका के रूप में एक पंक्ति लिखी है। ननो तैजसस्य चक्षुरिंद्रियस्य ननु तैजसस्य चक्षुरिंद्रियस्य गतिमत्वात् परिच्छिन्नत्वात् च
परिच्छिन्नत्वात् च विषय देश गमन संभवे अपि, विषय देश गमन संभवे अपि, विषय देश गमन संभवे अपि। आगे आकाशात्मकस्य, आकाशात्मकस्य श्रोत्रस्य, श्रोत्रस्य तन्न युज्यते, तन्न युज्यते, अर्धविराम, तस्य विभुत्वेन, तस्य विभुत्वेन निष्क्रियत्वात्, निष्क्रियत्वात् इति अतः आह श्रोत्रस्य अपि, इति अतः आह श्रोत्रस्य अपि इति। हो गया। चलिए भाई, पूर्व पक्षी की शंका है, उस शंका का निराकरण करने के लिए मूल में पंक्ति आई है श्रोत्रस्य अपि चक्षुरादिवत इत्यादि। मिला जी? तो क्या शंका है पूर्व पक्षी की, जिस पूर्व पक्ष की कि जिसका उत्तर देने के लिए पंक्ति आई है, तो शंका को आपको लिख के दिया फिर अवतरणिका के रूप में। क्या? ननो, पूर्व पक्षी कहता है तेजसस्य चक्षुरिंद्रियस्य, चक्षुरिंद्रिय कैसा है? तेजस, मतलब तेज का कार्य है, और तेज गतिमान होता है, अग्नि का कार्य है चक्षु। तेजसस्य चक्षुरिंद्रियस्य गतिमत्वा, तो गतिमान है, और पुनः परिच्छिन्न है, परिच्छिन्न में गति होती है, व्यापक में गति नहीं होती है। गति मतलब क्रिया, परिच्छिन्न में होती है, व्यापक में नहीं। तो तेजस रूप जो चक्षुरिंद्रिय वो गतिमान है, परिच्छिन्न है, इसलिए विषय देश गमन संभव है भी, विषय देश में विषय देश तक जा सकता है कौन? चक्षुरिंद्रिय, तो भी श्रोत्र नहीं जा सकता, ऐसा पूर्व पक्षी बोल रहा है। क्यों? आकाशस्य आकाशात्मकस्य श्रोत्रस्य, श्रोत्र है क्या चीज? आकाशात्मक है, आकाशात्मकस्य श्रोत्रस्य तन्न युज्यते, तन्न युज्यते गतिमत्व न युज्यते, गमन रूप क्रिया उसमें संभव नहीं है, क्योंकि आकाशात्मक है, व्यापक है, व्यापक में क्रिया नहीं होती है, परिच्छिन्न थोड़ी है। तस्य विभुत्वे निष्क्रियत्वा, तस्य श्रोत्र इंद्रियस्य आकाश रूप होने के कारण विभुत्वेन, विभु है, और विभुत्वेन निष्क्रियत्वा, विभु में व्यापक में क्रिया नहीं होती है। ये शंका कर रहा है कोई, उसका उत्तर दे रहे श्रोत्रस्यापि चक्षुरादिवत, श्रोत्र इंद्रिय भी चक्षुरादि की तरह परिच्छिन्नतया, परिच्छिन्न है। देखो भाई, शंका कर क्या कहता था कि श्रोत्र इंद्रिय क्या है? व्यापक है, क्यों? आकाश रूप होने के कारण। तो श्रोत्र को आकाश रूप मानते हैं, आकाश का कार्य नहीं मानते हैं, नहीं एक लोग, इसलिए उनके मत में श्रोत्र भी विभु है आकाश रूप होने से। किंतु वेदांत मत में जैसे बाकी के इंद्रिय एक एक भूत से उत्पन्न होते हैं, उस प्रकार श्रोत्र इंद्रिय भी आकाश से उत्पन्न होता है, अतः वो आकाश रूप नहीं है, आकाश का कार्य है, जन्य है, और उत्पन्न होता है, इसका मतलब परिच्छिन्न है। तो परिच्छिन्न है, अतः उसमें क्रिया रहेगी, क्रिया है तो श्रोत्र इंद्रिय का भी गमन हो जाएगा। कहाँ तक? विषय तक, शब्द तक। बात समझ में आ रही कि नहीं? पंक्ति देखिए भाई, श्रोत्रस्यपि चक्षुरादिवत, श्रोत्र भी चक्षुरादि की तरह परिच्छिन्नतया, परिच्छिन्न होने के कारण भेर्यादि देश गमन संभवात, भेर्यादि देश तक वो जाता है कौन? श्रोत्र इंद्रिय। यहां पर पद आया है चक्षुरादिवत, चक्षुरादि की तरह, तो क्या है उसमें साम्य? साम्य तो उस पर लिखते एक वाक्य, यथा यथा गोलकाधिष्ठानम चक्षुः, गोलकाधिष्ठानम चक्षुः तेजसात् भूतात्, तेजसात् भूतात् उत्पन्नम, उत्पन्नम परिच्छिन्नम,
परिच्छिन्नम, वस्त्वंतरम, वस्त्वंतरम लिखा, उत्पन्नम परिच्छिन्नम वस्त्वंतरम अर्धविराम एवं श्रोत्रम अपि, एवं श्रोत्रम अपि कर्णशस्कुली अधिष्ठानम, कर्णशस्कुल्य अधिष्ठानम आकाशात् उत्पन्नम, आकाशात् उत्पन्नम परिच्छिन्नम, परिच्छिन्नम वस्त्वंतरम, वस्त्वंतरम इति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, यथा गोलकाधिष्ठानम चक्षु, है कि नहीं, चक्षु का रहने का घर जो गोलक है कि नहीं, तो उस गोलक में गोलक अधिष्ठान हुआ चक्षु का, तो गोलक अधिष्ठान, गोलक में रह रहा है कौन, चक्षु। तेजसा भूता, तेजस भूत से, अग्निरूप भूत से उत्पन्नम उत्पन्न हुआ है, परिचिन्न है और अन्य वस्तु है। अग्निरूप जो महाभूत उससे अन्य है क्योंकि वो कार्य है और अग्नि उसका कारण है, तेजस। एवं इसी प्रकार श्रोत्रम अपि कर्णशस्कुली अधिष्ठान, श्रोत्र का अधिष्ठान कौन है, कर्णशस्कुली है। आदि हुआ कौन, श्रोत्र, उसका अधिष्ठान कौन, कर्णशस्कुली है। और आकाशात उत्पन्नम, जैसे तेजस से उत्पन्न है कौन, चक्षु, उस प्रकार आकाश से उत्पन्न है कौन, श्रोत्र। नहीं, एक मत में आकाश से उत्पन्न नहीं है, वेदांत मत में आकाश से उत्पन्न है, और उत्पन्न है इसलिए परिचिन्न है, जन्य है तो परिचिन्न है, और वस्तुंतर है क्योंकि श्रोत्र कार्य है, आकाश कारण है, अलग चीज है, आकाश रूप नहीं है कि नहीं। इसलिए चक्षु के साथ सभी धर्म समान है, किसके, श्रोत्र के। अतः चक्षु का जैसे विषय देश तक गमन होता है, वैसा श्रोत्र का भी विषय देश तक गमन होता है। ठीक है, इतना बात हो गई यहां तक। नैयायिक का भी अब खंडन हो गया, क्योंकि नैयायिक कहता है कि आकाश रूप है व्यापक, तो क्रिया कैसी, तो उसका और इसका क्या अंतर है वो बता। तो इस यहां तक आए कि ये बात सिद्ध हुई कि चक्षु की तरह श्रोत्र का भी गमन होता है। अब नहीं मानेंगे तो क्या होगा, तब बताएंगे आगे। इस पंक्ति को पहले पूरा करिए। श्रोत्रस्यपि चक्षुरादिवत परिचिन्नतया, श्रोत्र की तरह चक्षु भी, चक्षु की तरह श्रोत्र भी परिचिन्न होने के कारण भैर्यादिदेश गमन संभवात, भैर्यादिदेश तक, ढोल आदि में जहां शब्द हो रहा है वहां तक गमन होता है, किसका, श्रोत्र इंद्रिय का। अतएव अनुभव, इसलिए अनुभव आ रहा है भाई, क्या, भैरी शब्द मया श्रुत इति, है कि नहीं। भैरी का शब्द हो रहा है उधर, आदमी क्या बोलता है, भैरी शब्द मया श्रुत, भैरी शब्द मेरे द्वारा सुनाई जा रहा है या मैंने सुना है, ऐसा आदमी बोल रहा है। ऐसा क्यों बोल रहा है, इसलिए बोल रहा है कि भैरी देश तक गया कौन, श्रोत्र इंद्रिय। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यदि श्रोत्र इंद्रिय भैरी देश तक नहीं जाएगा और नैयायिक की प्रक्रिया के अनुसार विचित्र रंग न्याय से वहां का शब्द यहां आएगा, तब यह अनुभव नहीं होना चाहिए कि मैंने भैरी शब्द सुना करके, और मानेंगे तो उस अनुभव को भ्रमरूप मानना पड़ेगा, क्योंकि वहां भैरी शब्द तो वहां था, ये शब्द तो भैरी शब्द थोड़ी है, वो तो शब्द से शब्द, शब्द से शब्द, शब्द से शब्द, तो यहां तो शब्द शब्द है, भैरी शब्द थोड़ी है। तो भी भैरी शब्दों को मैंने सुना, ये प्रतीति हो रही है। एक तो इस प्रतीति को भ्रम मानना पड़ेगा, नहीं तो श्रोत्र इंद्रिय का वहां तक गमन मानना पड़ता है। तो सरल क्या है, श्रोत्र इंद्रिय का वहां तक गमन होता है, कहां तक, भैरी देश तक। ये बात पंक्ति देखिए, अतः एव अनुभव, अतः एव पद आया भाई, अतः एव, अतः एव का अर्थ लिखिए, अतः एव बराबर परिच्छिन्नस्य, परिच्छिन्नस्य श्रोत्रस्य, श्रोत्रस्य भैर्यादिदेश गमन संभवात एव, भैर्यादिदेश गमन संभवात
एव। हो गया ना। अतएव मतलब परिचिन्न ऐसा जो श्रोत्र है वह उसका भेर्यादि देश गमन संभव है, इसलिए ही अनुभव, इसलिए अनुभव आता है। कौन सा? भेरी शब्द मया श्रुतः, भेरी शब्दों को मैंने सुना। भेरी शब्द मया श्रुतः, इस पर लिखते एक टिप्पणी, भेरी शब्द बराबर, भेरी शब्द बराबर भेरी दंड संयोगाभिव्यक्त, भेरी दंड संयोगाभिव्यक्त, भेरी दंड संयोगाभिव्यक्त, भेरी देशावच्छिन्न, भेरी देशावच्छिन्न विजातीय शब्द, विजातीय शब्द, पूर्णविराम। श्रोत्रस्य, श्रोत्रस्य भेर्यादिदेश गमन अनभ्युपगमे, श्रोत्रस्य भेर्यादिदेश गमन अनभ्युपगमे, भेर्यादिदेश गमन अनभ्युपगमे भेरी देशावच्छिन्न शब्दस्य, भेरी देशावच्छिन्न शब्दस्य अप्रत्यक्ष प्रसंग, अप्रत्यक्ष प्रसंग, अर्धविराम। शब्दावच्छेदकस्य, शब्दावच्छेदकस्य भेर्यादिदेशस्य भेर्यादिदेशस्य श्रोत्रदेश अगमनात्, श्रोत्रदेशागमनात्, श्रोत्रदेश अगमनात् तदवच्छिन्न शब्दस्य, तदवच्छिन्न शब्दस्य श्रोत्रदेशे, श्रोत्रदेशे गमन अयोगात्, श्रोत्रदेशे गमन अयोगात् इति भावः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। अतएव अनुभव भेरी शब्द मया श्रुत इति। तो भेरी शब्द मतलब क्या, उस बात को बताया। भेरी शब्द का मतलब भेरी दंड संयोगाभिव्यक्त, भेरी और दंड के संयोग से अभिव्यक्त प्रकट हुआ जो भेरी देशावच्छिन्न, भेरी देशावच्छिन्न आकाश में प्रकट हुआ जो विजातीय शब्द, भिन्न जाति वाला शब्द, उसको कहेंगे भेरी शब्द। आगे श्रोत्रस्य भेर्यादिदेश गमन अनभ्युपगमे, श्रोत्र इंद्रिय का गमन यदि भेरी देश तक नहीं मानेंगे तो क्या होगा? श्रोत्रस्य भेर्यादिदेश गमन अनभ्युपगमे भेरी देशावच्छिन्न शब्दस्य अप्रत्यक्ष प्रसंग, भेरी देशावच्छिन्न जो शब्द है उसका प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। कब? अगर गमन नहीं मानेंगे, श्रोत्र इंद्रिय का गमन नहीं मानेंगे। बोलेंगे कैसे? तो देखो भाई, शब्दावच्छेदकस्य भेर्यादिदेशस्य, भेरी देश में उत्पन्न हुआ जो शब्द है उस शब्द का अवच्छेदक है कौन? भेरी देश। उस शब्द का अवच्छेदक कौन है? भेरी देश। तो वो शब्द कैसा हुआ? भेरी देशावच्छिन्न शब्द। कैसा हुआ? भेरी देशावच्छिन्न शब्द, भेरी देश से युक्त शब्द। शब्दावच्छेदकस्य भेर्यादिदेशस्य श्रोत्र देश अगमनात्, वो श्रोत्र तक नहीं आ सकता है वो शब्द। क्यों भाई? तदवच्छिन्न शब्दस्य, है कि नहीं, श्रोत्र देशे गमन अयोगात्, है कि नहीं, तदवच्छिन्न शब्द
भेर्यादि देश से अवच्छिन्न जो शब्द है वह श्रोत्र देश तक गमन कर नहीं सकता, क्योंकि उसका अवच्छेदक है कौन? भेरी। शब्द आने का प्रयास करेगा तो भी भेरी नहीं आने देगी, क्योंकि वो भेरी देश अवच्छिन्न शब्द है, वो यहां तक आएगा नहीं। और श्रोत्र इंद्रिय को आप मान नहीं रहे वहां तक जा रहा है करके, तब ऐसा यदि मानोगे तो शब्द का भेरी देशावच्छिन्न शब्द का प्रत्यक्ष नहीं होगा। किंतु प्रत्यक्ष हो रहा है और वो शब्द यहां तक आ नहीं सकता, क्योंकि उसकी उपाधि है भेरी देशावच्छिन्न शब्द यहां तक आ नहीं सकता, है कि नहीं? और शब्द का प्रत्यक्ष तो हो रहा है, इसका मतलब श्रोत्र इंद्रिय ही गया कहां तक? भेरी देशावच्छिन्न शब्द तक, तब जाकर प्रत्यक्ष हुआ। कौन सा? किसका? भेरी देशावच्छिन्न शब्द का। लग गया अर्थ? अब आगे चलिए। नैयायिक कहते हैं इस अनुभव की संगति तो हम लगा देंगे, श्रोत्र इंद्रिय का गमन न मानने पर भी। कौन कहते हैं? नैयायिक। आगे की पंक्ति में नैयायिक क्या कहेंगे कि श्रोत्र इंद्रिय का शब्द तक गमन नहीं मानेंगे। तब तुमने आपत्ति दी क्या? भेरी देशावच्छिन्न शब्द का प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। तब उसका उत्तर देंगे नहीं, उस प्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, कैसे? वो स्वयं बता रहे आगे की पंक्ति में। विचितरंगादि न्याये न, मिला पंक्ति? दो ही पंक्ति बची, ले पूरा कर देने इसको। विचितरंगादि न्याये न कर्णशस्कुली प्रदेशे अनंत शब्दोत्पत्ति कल्पना गौरवम भेरी शब्द मया श्रुत इति प्रत्यक्षस्य भ्रमत्व कल्पना गौरवम च स्यात्। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई। तो विचितरंग न्याय न मतलब नैयायिक के अनुसार प्रक्रिया मानते हैं तो दो दिक्कत आती है, उस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो उसके पहले विचितरंग इत्यादि पंक्ति आ रही है, उसके अवतरणिका के रूप में एक टिप्पणी लिखते हैं वाक्य। ननु भेरी दंड संयोगात् ननु भेरी दंड संयोगात् भैर्यवच्छिन्न आकाशे भैर्यवच्छिन्न आकाशे कश्चित् विजातीय शब्द जायते। विजातीय शब्द जायते अर्धविराम। तस्माच्च शब्दात् तज्जातीयं शब्दांतरम अर्धविराम। तस्माच्च तज्जातीयं इति एवं रीत्या श्रोत्र देश समागतस्य तस्य शब्दस्य श्रोत्रेण ग्रहणम अस्तु। श्रोत्रेण ग्रहणम अस्तु अर्धविराम। किम श्रोत्रस्य विषय देश गमन कल्पनया अर्धविराम। आगे उद्धरण चिन्ह में भेरी शब्द मया श्रुतः उद्धरण चिन्ह बंद। इत्यादि प्रतीतेः
इत्यादि प्रतीतेः शब्द वैजात्यात् अपि शब्द वैजात्यात् अपि उपपत्तेः इति अतः आह विचि इति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। पूर्व पक्षी का आक्षेप है, पूर्व पक्षी कह रहा है, उसका उत्तर देने के लिए वो फिर मूल की पंक्ति आएगी। तो देखो भाई, ननु भेरी दंड संयोगा, भेरी मतलब ढोल, दंड मतलब लकड़ी, डंडा, उनका दोनों का क्या हुआ? संयोग। उससे क्या हुआ? शब्द प्रकट हुआ, अभिव्यक्त हुआ। तो भेरी दंड संयोगा भेर्यवच्छिन्न आकाशे, भेर्यवच्छिन्न, भेरी उपहित आकाश में कश्चित कोई तो विजातीय भिन्न जाति वाला शब्द जायते, शब्द उत्पन्न होता है। और तस्मात् उस शब्द से क्या होता है? नई की प्रक्रिया, उस शब्द से वो शब्द स्वयं नष्ट होता है, फिर वो अपने से कई गुना बड़ा, अपने दसों दिशा में नया शब्द उत्पन्न कर देता है। फिर वो नष्ट होता है, अपने से बड़ा शब्द उत्पन्न कर देता है। वो नष्ट होता है, अपने से बड़ा शब्द उत्पन्न कर देता है। ऐसे करते 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 तरंग, विचि मतलब लाट, तरंग की तरह अंतिम शब्द अपने कान पर आता है और उसका प्रत्यक्ष होता है। ऐसी प्रक्रिया किसकी? नैयायिक की। तो अनंत शब्द की उत्पत्ति मान रहे हो। तो भेर्यवच्छिन्न आकाशे कश्चित विजातीय शब्द जायते, तस्माच्च शब्दात्, उस शब्द से तज्जातीयम, उसी जाति वाला अन्य शब्द उत्पन्न होता है, शब्दांतरम। तस्माच्च, उस शब्द से तज्जातीयम, अन्य और शब्द इति एवं रीत्या, इस रीति से, प्रक्रिया से श्रोत्र देश समागतस्य शब्दस्य, श्रोत्र देश में प्राप्त हुआ, समागत सम्यक आया हुआ जो अंतिम शब्द, समागतस्य तस्य शब्दस्य श्रोत्रेण ग्रहणम अस्तु, श्रोत्र इंद्रिय द्वारा ग्रहण मानो। क्यों आप प्रयास कर रहे हो? चक्षु की तरह श्रोत्र इंद्रिय शब्द तक, वहां तक जाता है, भेरी तक जाता है, ऐसा आपको मानने की जरूरत नहीं है। कौन बोल रहा है? नहीं है, पूर्व पक्षी। श्रोत्रेण ग्रहणम अस्तु, किम श्रोत्रस्य विषय देश गमन कल्पनया, विषय देश तक श्रोत्र का गमन, ये कल्पना करने से क्या लाभ तुमको? लग गया जी? हाँ, यदि तुम कहोगे, कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी बोल रहा है। किसको? सिद्धांतियों को। यदि तुम कहोगे कि भेरी शब्द मया श्रुत, इस अनुभव का क्या करोगे? तो उस अनुभव की भी संगति लगा देंगे। कौन बोल रहा है? नहीं है। कैसे? देखिए, भेरी शब्द मया श्रुत इत्यादि प्रतीते है, इत्यादि प्रतीति की संगति तो शब्द वैजात्यात् अपि उपपत्ते है, वो विलक्षण जाति वाला शब्द है जो भेरी देश में उत्पन्न हुआ कि नहीं, उसी जाति वाला दूसरा, उसी जाति वाला दूसरा, तो अन्य शब्दों से, जगत के दूसरे शब्दों से विजाती है। अतः भेरी शब्द मया श्रुतः, ये प्रतीति हो जाती है, संगति लग जाती है। तो क्यों आप श्रोत्र इंद्रिय का विषय देश तक गमन मान रहे हो? ऐसा बोल रहा है कौन? नैयायिक, पूर्व पक्षी। इत्यादि प्रतीते है शब्द वैजत्यात् अपि उपपत्ते, ऐसे मानने से संगति लग जाती है। इति अतः आह विचि इति। लग गया जी? पंक्ति आ रही नीचे, आप देखिए। विचि तरंगादि न्याय न, सिद्धांति कह रहे अब नैयायिक को, हे नैयायिक, हे पूर्व पक्षी, विचि तरंग न्याय से यदि तुम शब्दों की उत्पत्ति मानते जाओगे और अंतिम में श्रोत्र इंद्रिय में शब्द आता है ऐसा मानोगे, तो भेरी देश का शब्द बहुत दूर रहा, ये बहुत रहा अलग, तो बहुत बीच में शब्द उत्पन्न हुए, तो अनंत शब्द उत्पन्न होते, ऐसी कल्पना है नैयायिक तुमको करना पड़ रही है। एक शब्द थोड़ी मानने से काम चल रहा है तुमको, कितने शब्द मानना पड़ रहे हैं? अनंत शब्द, क्योंकि शब्द में क्रिया हो नहीं सकती, शब्द गुण है, गुण में क्रिया नहीं होती है, क्रिया केवल द्रव्य में ही होती है। तो शब्द तो स्वयं उसमें क्रिया होकर यहाँ तक आ नहीं सकता, इसलिए तुम क्या कहते हो? वो शब्द नष्ट होता है, फिर उससे बड़ा शब्द उत्पन्न होता है, वो नष्ट होता है, उससे बड़ा उत्पन्न होता है कि नहीं? तो विचित्र रंग न्याय से शब्द की कल्पना कर रहे हो, तो अनंत शब्द तुमको मानना पड़ रहे हैं। ठीक, विचित्रंगादि न्याय न
कर्ण शष्कुली प्रदेश है, अपने कर्ण शष्कुली प्रदेश में अनंत शब्दोत्पत्ति कल्पना गौरवम। तो कल्पना गौरव कौन दे रहा है अभी? सिद्धांती। किसके मत में? नैयायिक के मत में। हे नैयायिक, तुमके मत में ही बहुत बड़ी कल्पना करना पड़ रही है, तो कल्पना गौरव तुम्हारे मत में है। हमको तो केवल एक कल्पना करनी पड़ रही है कि श्रोत्र इंद्रिय विषय तक जाता है, और तुमको तो अनंत शब्द की कल्पना करना पड़ रही है। और अनंत शब्द हुए, अनंत शब्द के अनंत प्राग भाव, अनंत शब्द के अनंत ध्वंस, तो बहुत कल्पना करना पड़ रही है। तो कल्पना गौरव दोष किसके मत में है? तुम्हारे नैयायिक के मत में है, ऐसा सिद्धांति कह रहे हैं। तो कर्ण शष्कुली प्रदेश है अनंत शब्दोत्पत्ति कल्पना गौरवम, लगा इतना। और दूसरी बात और गौरव बता रहे सिद्धांति नैयायिक मत में, भेरी शब्द इत्यादि पंक्ति से। तो मूल में जो भेरी शब्द पद आया कि नहीं, उसके पूर्व में एक शब्द लिखिए, मतलब वहां लिखना नहीं है, और जगह लिख के रखना है, अवतरणी का। गौरवांतरम दर्शयति, गौरवांतरम दर्शयति भेरी इति। मतलब सिद्धांतियों ने एक गौरव दिखाया और गौरव दिखा रहे हैं नैयायिक के मत में। लग गया जी? क्या गौरव होगा? और तो भेरी शब्द मया श्रुतः, यह अनुभव हो रहा है कि नहीं सबको? इति प्रत्यक्षस्य भ्रमत्व कल्पना गौरवम। इस प्रत्यक्ष को हे नैयायिक तुमको भ्रम मानना पड़ेगा, ये भी गौरव होगा। किसके मत में? नैयायिक मत में गौरव होगा, क्योंकि उन्होंने क्या कहा? श्रोत्र इंद्रिय का गमन नहीं कहा, अपितु विचित्रंग न्याय से शब्द श्रोत्र तक आता है, ऐसा कहा। इसलिए ये भी गौरव होगा। कौन सा? भेरी शब्द मया श्रुत, ये प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि नहीं? ये इस अनुभव को तुमको हे नैयायिक भ्रम मानना पड़ेगा। बोलेंगे कैसा भ्रम मानना पड़ेगा? तो लिखिए, उस पर एक टिप्पणी लिखते हैं। भ्रमत्व कल्पना गौरव पद आया ना, उसके ऊपर लिखेंगे भैर्यव छिन्न आकाशे, भैर्यव छिन्न आकाशे जायमानः, भैर्यव छिन्न आकाशे जायमानः विजातीय शब्दः, विजातीय शब्दः एव भेरी शब्दः, विजातीय शब्दः एव भेरी शब्दः, पूर्ण विराम। स च कर्णदेशं, स च कर्णदेशं न एव आगच्छेत्, कर्णदेशं न एव आगच्छेत्, अर्धविराम। तदवच्छेदिकायाः, तदवच्छेदिकायाः भैर्याः, भैर्याः कर्णदेश अगमनात्, कर्णदेश अगमनात्, पूर्ण विराम। यह च भवन्मते, यह च भवन्मते कर्णदेशम आगच्छति, कर्णदेशम आगच्छति, पूर्ण विराम। सह न भेरी शब्दः, सह न भेरी शब्दः, अर्धविराम। किंतु शब्द मात्रम, किंतु शब्द मात्रम, पूर्ण विराम। तेन शब्द मात्रे, तेन शब्द मात्रे भेरी शब्द ज्ञानम, भेरी शब्द ज्ञानम भ्रमः एव, भ्रमः एव, पूर्ण विराम।
न च तस्य भ्रमत्वं युक्तम्, न च तस्य भ्रमत्वं युक्तम्। अर्धविराम। उद्धरण चिन्ह में नेदम रजतम इतिवत, नेदम रजतम उद्धरण चिन्ह बंद, इतिवत आगे उद्धरण चिन्ह में नायम भीरी शब्द, नायम भीरी शब्द उद्धरण चिन्ह बंद, इति बादादर्शनात्, बाद अदर्शनात्, बाद अदर्शनात् पूर्ण विराम। अतः श्रोत्रस्य एव भेरिदेश गमनम उचितम, भेरिदेश गमनम उचितम इति भावः। उचितम इति भावः। ठीक है जी, चलो भाई अर्थ देखिए। तो नैयायिक यदि श्रोत्र इंद्रियों को भेरी देश तक जाता ऐसा नहीं मानेगा तो भेरी शब्द मया श्रुत यह अनुभव भी उसके मत में भ्रम सिद्ध होगा, यह भी गौरव होगा। अतः श्रोत्र इंद्रिय का ही भेरी देश तक जाना उचित है, यह सिद्धांती कहना चाहते हैं। कैसे? एक एक बात को देखिए भाई। भैर्यवच्छिन्न आकाशे, भैर्यवच्छिन्न आकाश में जायमान उत्पन्न हुआ विजातीय शब्द एवं भेरी शब्द, वही भेरी शब्द है केवल जो भैर्यावच्छिन्न आकाश में उत्पन्न हुआ है। फिर वो नष्ट होकर जो दूसरा शब्द उत्पन्न हुआ कि नहीं, वो भेरी शब्द नहीं है। वो शब्द कह सकते कि वह शब्द मात्र उसको कह सकते हैं। फिर वो भी नष्ट हुआ और आगे का उत्पन्न, वो भी नष्ट हुआ, आगे का उत्पन्न हुआ, फिर अंतिम सूत्र में शब्द आया। वो भेरी शब्द है क्या? नहीं है। भेरी शब्द वही था जो भैर्यवच्छिन्न आकाश में उत्पन्न हुआ था, ये भेरी शब्द नहीं है। तो भी प्रतीति हो रही क्या? भेरी शब्द मया श्रुत। फिर इसको क्या मानना पड़ेगा? भ्रम। भेरी शब्द नहीं है और भेरी शब्द मया श्रुत, यह अनुभव हो रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है, इसको भ्रम मानना पड़ेगा, है कि नहीं? तो किंतु इस अनुभव को कोई भ्रम कहता है क्या? नहीं। और इसका बाद भी नहीं होता है जिससे कि इसको भ्रम माने। जैसे रजत भ्रम है क्योंकि उसका बाद होता है, नेदम रजतम, इससे। उस प्रकार न अयम भेरी शब्द ऐसा बात होता तब हम इस अनुभव को भी भ्रम रूप मानते, किंतु अनुभव तो भ्रम रूप है नहीं है। और जो सुनाई दे रहा है वो तो भेरी शब्द नहीं है, किंतु उसको भ्रम तुमको मानना पड़ेगा। फिर यदि तुम श्रोत्र इंद्रिय का गमन नहीं मानोगे तब, और श्रोत्र इंद्रिय का गमन मानेंगे तो वहां तक श्रोत्र गया, फिर श्रोत्रों को अनुभव हुआ भेरी शब्द मया श्रुत, तो उस अनुभव को भ्रम रूप मानने की जरूरत नहीं है। लग गया अर्थ? पंक्ति देखिए भाई। भैर्यवच्छिन्न आकाशे जायमान विजातीय शब्द एव भेरी शब्द सच कर्ण देशम न एव आगच्छेत, और वह शब्द कर्ण देश तक आता नहीं है कि नहीं? क्यों? तदवच्छिन्नाया तदवच्छेदिकाया, उस शब्द की अवच्छेदिका है कौन? भेरी। तो भेरी कर्ण देश तक नहीं आती है तो उससे अवच्छिन्न शब्द भेरी शब्द श्रोत्र इंद्रिय तक कैसा आएगा? अर्थात नहीं आएगा। तदवच्छेदिकाया भेर्या कर्ण देश अगमना, कर्ण देश तक आती नहीं वो। यह च भवन मते, सिद्धांति करे पूर्व पक्षी को, यह च भवन मते कर्ण देशम आगच्छति, कर्ण देश तक जो आता है सच न भेरी शब्द, वह भेरी शब्द नहीं, किंतु शब्द मात्रम, केवल शब्द है। क्यों? शब्द है। तेन शब्द मात्रे, केवल शब्द में है, केवल शब्द, और उसमें अनुभव हो रहा है क्या? भेरी शब्द। तो कैसा मानना पड़ेगा उस अनुभव को? भ्रम। तेन शब्द मात्रे भेरी शब्द ज्ञानम भ्रम एवं भ्रम होगा। और कदाचित नहीं यही कहेगा हाँ मान लेंगे उस अनुभव को भ्रम, तब सिद्धांति करे उस अनुभव को भ्रम नहीं कर सकते, क्योंकि वो अनुभव भ्रम होता है जिसका बाद होता है। इदम रजतम, यह अनुभव भ्रम रूप है, क्यों? उसका नेदम रजतम, इस अनुभव से बाद होता है। उस प्रकार भेरी शब्द मया श्रुत, इस अनुभव को भ्रम रूप तब मानेंगे जब
उसका नायम भेरी शब्द इत्यादि ज्ञान से बाद होगा तब, किंतु बाद होता नहीं है, अतः भ्रम नहीं मान सकते। लग गया? चलिए, न च तस्य भ्रमत्वम युक्तम, क्यों? नेदम रजतम इति वत् नायम भेरी शब्द इति बाद अदर्शनात्, बाद दिखाई नहीं दे रहा है, अतः भ्रम नहीं है, यथार्थ अनुभव है। और यथार्थ अनुभव तब सिद्ध होगा जब भेरी शब्द मया श्रुत, यह यथार्थ अनुभव उसको तब कहेंगे जब वहां का शब्द ही सुनाई देगा, भेरी देश का, और वो तो यहां आता नहीं है। फिर वहां का शब्द कब सुनाई देगा? जब श्रोत्र इंद्रिय वहां तक जाता है, ऐसा मानेंगे तब। अतः श्रोत्र इंद्रिय का गमन मानना ही उचित है। लग गया जी? वही लिखा फिर अंतिम में, बाद दर्शनात् अतः श्रोत्रस्यैव भेरी देश गमनम उचितम, है कि नहीं? इस सब झंझटों से निपटने के लिए सरल बात क्या? श्रोत्र इंद्रिय का गमन मानो। किसने? शब्द तक, भेरी जहां भी शब्द है वहां तक जाता है कौन? श्रोत्र इंद्रिय। उससे दो लाभ, एक तो अनंत शब्द की कल्पना नहीं करना पड़ रही है, दूसरी बात अनुभव में भ्रमत्व की कल्पना नहीं करना पड़ रही है। वही लिखा है मूल में, भेरी शब्द मया श्रुता इति प्रत्यक्षस्य भ्रमत्व कल्पना गौरवम च स्यात्, है कि नहीं? इसका मतलब इसलिए फिर क्या? श्रोत्र इंद्रिय ही जाता है अपना विषय शब्द तक, ये सिद्ध हुआ चक्षु की तरह। लग गया भाई? चलिए, इस पंक्ति में विचित्रंगादि न्यायेन ऐसा पद आया है, तो विचित्रंग न्याय क्या है भाई? तो उसके लिए भी एक वाक्य लिखते हैं। प्रथमं वातेन, प्रथमं वातेन एका विचिः, प्रथमं वातेन एका विचिः, कौंस में लिखिए लघु तरंग, लघु तरंग कौंस बन उत्पद्यते, अर्धविराम, अर्धविराम, ततः तया एव, ततः तया एव विच्चन्तरम, विच्चन्तरम, अर्धविराम, तेन अपि अन्यत्, तेन अपि अन्यत् इति एवं क्रमेण, इति एवं क्रमेण पूर्व पूर्व तरंगात्, पूर्व पूर्व तरंगात् या इयं, या इयं उत्तरोत्तर तरंगाणाम उत्पत्ति, उत्तरोत्तर तरंगाणाम उत्पत्ति, अर्धविराम, सह अयम, सह अयम विचितरंग न्याय, विचितरंग न्याय तेन न्यायेन इत्यर्थः, तेन न्यायेन इत्यर्थः। ठीक है? अर्थ देखिए भाई, सबसे पहले क्या होता है? वातेन, वायु से, एका विचि, छोटी सी लाट तरंग उत्पन्न होता है, या कोई पत्थर डाल दिया पानी में तो छोटा सा तरंग पहले उत्पन्न होता है, उससे तया, उस विचि से अन्य दूसरी विचि बड़ी उत्पन्न होती है, तेन अपि अन्य इति एवं क्रमेण। आप किसी जाएंगे पानी के यह पर पत्थर मार के देखिए, लहरे 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 तरंग उत्पन्न होते 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 अंतम तक आता है, उसी का नाम है विचित्रंग न्याय। पूर्व पूर्व तरंगाद या इयम उत्तरोत्तर तरंगाणाम उत्पत्ति स अयम विचित्रंग न्याय तेन न्यायेन। उस न्याय से शब्दों की उत्पत्ति मानते कौन? नैयायिक लोग। किंतु नैयायिक मत में बहुत बड़ा गौरव आ रहा है, अतः शब्द विचित्रंग न्याय से श्रोत्र तक आता ये बात नहीं, अपितु श्रोत्र इंद्रिय ही अपना विषय शब्द तक जाता है, इस बात की सिद्धि हुई। लग गया? चलिए अंतिम पद, तद एवं व्याख्यातम प्रत्यक्षम। तद, तद मतलब प्रकृतम, प्रकृत प्रसंग जो चल रहा है, एवं, एवं का मतलब उत्तरीत्या, नहीं,
प्रकृत का अभी तक कही हुई रीति के अनुसार एवं, एवं मतलब उक्तरीत्या व्याख्यातम प्रत्यक्षम, ठीक है ना जी, तत्प्रकृतम एवं उक्तरीत्या व्याख्यातम प्रत्यक्षम। तो प्रत्यक्षम शब्द आया, प्रत्यक्षम मतलब प्रत्यक्ष प्रमाणम। इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण का व्याख्यान हुआ, इति प्रत्यक्षम प्रमाणम। इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ प्रत्यक्ष खंड यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है जी, बस आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।